नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, इंस्टा पे जो है फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि मेरी जो क्लासेस हैं ग्रेफी जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी चलती है। तो अगर आपने अभी तक ग्रेफी जो ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम में वहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको 3-4 क्लासेस वहाँ पर डेली चल रही हैं, बिल्कुल फ्री में चल रही है। तो ग्रेफी वाला जो ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, इसको यहाँ पर ओपन करेंगे और वहाँ पर लॉगिन करके जब सर्च करेंगे डियर गुरुजी तो मेरी आईडी दिख जाएगी और मेरी क्लासेस भी आप लोग वहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड दोनों जो है देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको जो है ज़रूर करें। यहाँ पर डेली बेसिस पर जो है क्लासेस आपकी चल रही हैं। इसके अलावा साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारा पेड बैच है आपका चल ही रहा है, अर्जुन वाला बैच। तो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ऑफ़र है और ये ऑफ़र आपका 30 मई तक रहने वाला है। ये जो आपका 45 डेज़ का क्रैश कोर्स था जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और जितने भी आपके टॉपिक हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको ये सब जो चीज़ें आपको मिल रही थी, आपकी ये 999,499 में जो आपकी मिल रही थी, इसको जो है कम करके 30 मई तक के लिए, ठीक है, 30 मई तक अगर आप लोग इसको परचेज करते हैं तो आज से ये लास्ट मंथ का ऑफर है, क्योंकि समय भी आपका बहुत कम बचा आपके एग्ज़ाम में। तो आप जो इसको सिर्फ और सिर्फ कितने में भैया, 250 में, ठीक है, 250 रुपये में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हो और क्लासेस के माध्यम से भी आप लोग इन शॉर्ट में जो तैयारी वहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को जुड़ना है इस वाले चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना है तो आप लोग जो है DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ को ओपन करो, उसके बाद कोर्स वाले सेक्शन में जाओ और आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपका प्राइस कम चल रहा है तो आप इसको जो है फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और ग्राफी पर जो क्लासेस चलती हैं उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए चलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिससे जल्द ही क्लास को शुरू कर दिया जाए। हाँ, जल्दी जल्दी आप सभी लोग एक बार लाइव आ जाओ, जिससे जल्द ही क्लास को शुरू किया जाए। चलो, तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें आप सभी को पहला प्रश्न दे दिया गया है। आप सभी को पहला ही प्रश्न यहाँ पर बताना है जल्दी जल्दी से। क्या होगा? कहा गया पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? इनमें से पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आती है? आप सभी को जल्दी जल्दी से बताना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। चलो, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती हैं वो कौन कौन सी आती है। सबसे पहली बात आप सभी लोग देख लो कि आती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आती है खड़ी बोली। कौन आती है भैया? सबसे पहले आती है खड़ी बोली। फिर कौन आती है? हरियाणवी आती है। कौन आएगी? खड़ी बोली आएगी, हरियाणवी आएगी, ब्रजभाषा आएगा, ब्रजभाषा आएगा, बुंदेली आएगी। कौन आएगी? बुंदेली। और एक और आएगी कन्नौजी आएगी। एक और कौन आएगी डियर? कन्नौजी आएगी। आप सभी को इसे याद रखना है। तो आप सभी लोग जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी में है। आप लोग जानते हैं कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में, क्योंकि बुंदेली के बाद कौन आता है? कन्नौजी भी इसी के अंतर्गत आता है।
याद रहेगा। हाँ, जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। चलो, कहा गया है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। अब मैंने सारा आपको बता ही दिया है, इसीलिए अब आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या इसमें आंसर आने वाला है। चलिए तो फटाफट से देखो, आपको मैंने अभी बताया कि खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ब्रजभाषा आता है, कन्नौजी आता है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं आता, अवधी नहीं आता पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौन नहीं आता भैया? अवधी जो होता है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चल अगला देखो, नेक्स्ट कहा गया है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। जो खड़ी बोली हिंदी है इसका विकास किस भाषा से हुआ है, आप सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी लोग पहली बात ये जानते हैं, जो खड़ी बोली है, सबसे पहले जो खड़ी बोली है किस हिंदी के अंतर्गत आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, पहली बात। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है जिसका जो विकास है, इसका जो विकास है वो किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है डियर? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ? आप सभी लोग जानते हैं इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहां अपभ्रंश दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया गया है? अपभ्रंश दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, अपभ्रंश एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप सभी लोग जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। क्लियर है? चलो आगे देखें। कहा गया खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। आपको बताना है जो खड़ी बोली हिंदी है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो मैंने अभी भी जस्ट बताया कहां से हुई, सौरसेनी अपभ्रंश से हो गई है, ठीक है। आसान आसान सी भाषाएं हैं, आप सभी को पता है कहां से हो गई है। पश्चिमी हिंदी जो है आप जानते हैं, खड़ी बोली मैंने बताया पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आता है, और इसकी जो उत्पत्ति किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली का अन्य नाम, इसका अन्य नाम पूछ लिया जाता है, अगर मान लो पूछ लिया जाए खड़ी बोली का अन्य नाम, अन्य नाम, इसका अन्य नाम सबसे पहली बात तो होता है कौरवी। पहला क्या होता है? कौरवी होता है। दूसरा क्या होता है? कौरवी के अलावा कौरवी होता है, और क्या होता है? हिंदुस्तानी होता है, क्योंकि सबसे अधिक आप जानते हैं क्या होता है? हिंदुस्तानी होता है, और एक होता है सरहिंदी। तीन नाम है, कौन है? कौरवी है, हिंदुस्तानी है, सरहिंदी है, लेकिन सबसे अधिक एग्जाम में जो पूछा गया है अभी तक की खड़ी बोली का अन्य नाम कौन सा है, तो आप लोगों ने आंसर दिया है कौन सी है? कौरवी हिंदी इसका नाम है, या इसका जो है क्या है? हिंदुस्तानी, कौरवी या सरहिंदी नाम है, आप सभी को पता है। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली जो है खड़ी खड़ी लगती है, अतः जो है इसलिए इस बोली को क्या कहता है? कहा जाता है खड़ी बोली कहा जाता है। अगर पूछ ले कि खड़ी बोली नाम किसने दिया है, आपसे अगर पूछे कि इसका जो खड़ी बोली का जो कौरवी नाम है इसको किसने दिया, आप बताएंगे खड़ी बोली का जो अन्य नाम कौरवी है इसको किसने दिया, किसने कहा था कि खड़ी बोली जो है, हाँ, तो आप लोग जानते हैं किसने दिया खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया भैया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दे दिया? कौरवी नाम दे दिया।
ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो आपको याद रहना चाहिए किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। हाँ चलो, यहां पर दिया गया है मागधी अपभ्रंश। क्या दिया गया है, मागधी अपभ्रंश। तो आप बताएंगे जो मागधी अपभ्रंश है इससे किस जो है बोली का विकास हुआ है। मागधी जो अपभ्रंश है इससे आप बताएंगे पहली बात तो किस हिंदी का, मागधी अपभ्रंश से किस हिंदी का विकास हुआ और इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो आप सभी को पता है कि जो मागधी अपभ्रंश है इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ। किससे हुआ, बिहारी हिंदी का विकास, बिहारी हिंदी का विकास हुआ। क्या हुआ, बिहारी हिंदी का विकास। इसकी जो उपबोलियां हैं कौन कौन सी हैं, इसकी उपबोलियां आप जानते हैं कौन है। पहली बात तो भोजपुरी, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। कौन होगा डियर, भोजपुरी, मैथिली और मगही। कौन होगा, भोजपुरी, मैथिली तथा मगही। ये जो आपकी बिहारी हिंदी है ये मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ और इसके अंतर्गत क्या क्या आती हैं, भोजपुरी, मैथिली तथा जो है मगही आते हैं। आप सभी को इसे याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे यहां पर अर्धमागधी दिया गया है, अगर अर्धमागधी से पूछ लिया जाए, किससे पूछ लिया जाए, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ। मान लो पूछ लिया गया कि अर्धमागधी से किसका विकास हुआ, तो आप कहेंगे सर जी जो अर्धमागधी है, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हो गई है। किसकी, इससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति। क्या हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है, पूर्वी हिंदी की इससे क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। आपको याद रखना है इसकी बोलियां कौन कौन सी, इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो अभी अभी आपने देखा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन आता है, अवधी, बघेली और कौन आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, ठीक है। बताना है निम्न में कंठ वर्ण है। अच्छा ऐसा प्रश्न अब आपके सामने आना शुरू हुआ कि इनमें से कौन सा कंठ वर्ण है, आप सभी को ये बताना है। तो कंठ वर्ण की अगर हम बात करें तो पूरी बात मेरे ध्यान से समझना। कंठ का मतलब ये जो आपका कंठ है, कंठ जहां से आपकी आवाज, ये उच्चारण स्थान की दृष्टि से पूछा गया है। कंठ से कौन से इसमें उच्चारण स्थान किसका है, तो पूरा पूरा मैं बता रहा हूं कंठ किसका है। तो आप लोग जानते हैं एक होता है सूत्र, इससे अगर आप याद कर लेते हैं, एक होता है अकुहु विसर्जनिया, अकुहु विसर्जनिया नाम कंठा। ये इसका सूत्र होता है। अकुह आ से होता है ह्रस्व और दीर्घ आ होता है, कु से होता है पूरा का वर्ग, विसर्जनीय से होता है जो है हा से होता है, एक सेकेंड, हा से होगा आपका हा वर्ण, हा वर्ण, और विसर्जनीय से हो क्या, विसर्ग। विसर्ग का मतलब ये आहा। देख लो इसमें कौन कौन सा है, तो देखो दीर्घ आ है, हा है और विसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनसे भी क्या एकदम से सही होगा। ये क्या है, कंठ वर्ण है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये क्या है, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु से है। ई का मतलब होता है ई, हरा से दीर्घ ई। चू का होता है चा वर्ग, और होगा क्या या, और क्या होगा मूर्धन्य सा। ये सारे क्या हैं आप लोग जानते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं,
तालव्य जो है तालु ध्वनियां है, क्या है तालव्य है। ये क्या होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या होता है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको यहां लिख देता हूं जिससे बताने में आसानी हो, मूर्धा। तो यहां पर देखो ऋतु में आएगा री, आएगा पूरा टा वर्ग, आएगा रा, आएगा ये सा, ये सारे के सारे क्या है मूर्धन्य वर्ण है। कौन से वर्ण है मूर्धन्य वर्ण है। और आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलो, तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उनका सही है। बाकी ये सारी चीजें भी आप सभी को याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पूछा गया है तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। क्लियर है डियर। चल, पुनः पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अब कंठ ध्वनियां मैंने आपको बता ही दिया कि पूरा का वर्ग जो होगा वो क्या है कंठ ध्वनि है। मैंने कहा जो पूरा का वर्ग है, जरा देखो यहाँ पर, इसलिए मैं पूरा बताया कि बार बार ना बताना पड़े। देखो यहाँ पर पूरा का वर्ग, जितने का वर्ग हैं पूरे का वर्ग में कौन कौन आते हैं आप जानते हैं। का आता है, खा आता है, का खा गा, घा और ंगा आता है। इनमें से जो आएंगे सभी क्या है कंठ ध्वनियां है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, छह का ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, वाक्य में रेखांकित अंश है। अच्छा, रेखांकित अंश, तो लंका का राजा रावण, यहां तक रेखांकित मैं कर दे रहा हूं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या संज्ञा पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है, यह कौन सा पदबंध है। चलो बताओ। तो आप सभी लोग जानते हैं पहली बात लंका का राजा, तो आप लोग जानते हैं लंका का राजा, तो लंका का राजा रावण आप लोग जानते हैं। वैसे तो ये क्या है संज्ञा है, क्या है संज्ञा है। आप जानते हैं विद्वान विशेषण है, क्या है विद्वान विशेषण है। और विद्वान की विशेषता कितना है बहुत जो है बहुत विद्वान है, ये क्या हो गया ये हो गया प्राविशेषण। क्या हो गया डियर ये हो गया प्राविशेषण। ठीक, तो ये क्या है प्राविशेषण है, ये विशेषण है, ये संज्ञा है। और संज्ञा लंका का राजा आप जानते हैं संज्ञा को ये विस्तृत कर रहा है, संज्ञा का विस्तार रूप है या संज्ञा का विस्तारक है। तो ये क्या है संज्ञा है, और संज्ञा को जो विस्तृत करे उसके बारे में जो बताए उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही होगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भैया संज्ञा पदबंध हो जाएगा। कहा गया बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोला। कहा गया बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोला नहीं बोल होता है, ये गलत लिख दिया गया है, क्या है बोल है, ये यहां पर पूर्ण विराम है बोल। रहमन हीरा कब का है, लाख टके है मोल। देखो पुनः मोला लिख दिया गया है जो है, तो यहां पर क्या है मोला नहीं लाख टके हैं मोल, लाख टके हैं मोल, यहां मोला नहीं मोल है। ठीक है डियर। कहा गया रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है बड़े शब्द का प्रयोग। तो बड़े बड़ाई ना करें, ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें। बड़े का मतलब क्या, यहां पर किसी एक व्यक्ति को लेकर कहा गया है कि जो बड़े होते हैं वो बड़ाई नहीं करते, और बड़े न बोले बोल, जो बड़े होते हैं वो तुच्छता नहीं करते, वो किसी को बोली नहीं बोलते, वो किसी को बोली नहीं बोलते।
तो इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े यहां एक पुरुष को लिया गया है, और एक पुरुष जो होता है वो हमेशा क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहां पर क्या होगा, ये संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही है। ठीक है, आप जानते हैं कि एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व बड़े कर रहा है, इसलिए संज्ञा है। और कैसा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है डियर, जातिवाचक संज्ञा है, याद रखना है। कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। कैसा है भैया, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। आप सभी को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो आंसर कर रहे हैं उनका सही। कहा गया जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। देखो, इससे पहली बात तो ये नपुंसक लिंग, उभय लिंग। पहली बात मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, आपको 50-50 का आंसर दे रहा हूं कि पहली बात नपुंसक लिंग और उभय लिंग। नपुंसक और उभय को आप काट दो, आपके पास 50-50 का मैंने क्या कर दिया, आंसर दे दिया है। क्योंकि जो हिंदी होता है ना भैया, क्या होता है, हिंदी में केवल 2 लिंग हैं। हिंदी में अगर लिंग के भेद के बारे में बात करें, लिंग के भेद तो कितने होते हैं, केवल 2 होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, और कोई भी लिंग नहीं होता। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग जो होता है वो क्या होता है, जैसे आप जानते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, स्त्रीलिंग कह देते हैं। आपको पता है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट क्या आए, टा, वट या हट आए, वहां पर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिकनाहट, चिकनाहट, सजावट। क्या हुआ, चिकनाहट हुआ, सजावट हुआ। आप लोग जानते हैं, हाँ, आहट हुआ। टा लगा के देख लो, एक आहट भी लिख लो, आहट। ये सारे के सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। कहा गया पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण क्या रूप होगा, आप सभी को बताना है। तो अच्छे से बताओ। जैसे देखो, अगर काला जो है, काला अभी क्या है, पुल्लिंग है, इसे भी स्त्रीलिंग बना दो। क्योंकि आप जानते हैं जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग यानी संज्ञा को जब स्त्रीलिंग बना देंगे तो विशेषण भी बदल जाएगा स्त्रीलिंग में। तो क्या होगा, काला का हो जाएगा काली। क्या होगा, काली। जैसे आप कह सकते हैं काली रात, क्या कह सकते हैं, काली रात कह सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, काला का क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। आप सभी को इसे याद रखना है। ठीक है। कहा गया रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आप जानते हैं जहां पर इकारांत हो वहां पर हम क्या लगाते हैं, ये लगाकर उसे हम क्या बना देते हैं, स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाते समय हम या लगा देते हैं। वो हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग होगा और बहुवचन होगा। तो रीतियां नहीं होती, रीति नहीं होती, रीतियां नहीं, रीतियां
क्या होंगी? ऑप्शन नंबर सी, रीतियां होंगी। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, रीतियां, उन सभी का एकदम सही है। क्लियर है भैया? चलो, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? आपको बताना है जो बंधु शब्द है इसका बहुवचन रूप क्या होगा। आप लोग जानते हैं बंधु जहां पर उकारांत या ऊकारांत हो, जहां पर उकारांत या ऊकारांत हो, वहां पर हम क्या लगाते हैं? इन दोनों के स्थान पे हम ओ जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? बंधु है तो बंधु प्लस का ओ, बंधुओं। बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? ओ जोड़ देते हैं, तो बंधु प्लस का ओ क्या हो जाएगा? बंधुओं हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। ठीक है जी, चलो निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो आज बरसात होगी, कोई सर्वनाम नहीं है। घर का काम कर लो, कोई सर्वनाम नहीं है। सीमा और रीमा बहन है, कोई सर्वनाम नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं यहां पर जो मैं है क्या है? सर्वनाम है। मैं क्या है? सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आप जानते हैं 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में आता है मैं, हम। मध्यम में आता है तू, तुम, आप। इसमें आता है यह, वह, ये, वे, वो। तो क्या है? मैं है तो क्या है? ये उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हो इन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या आप कहेंगे 11। आपने कितना? 11 कहेंगे। क्या कहेंगे? 11 कहेंगे। कैसे? कौन कौन होता है? एक होता है मैं, तू, क्या होगा? एक होगा मैं, तू, आप। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो। कोई, कुछ, कौन और क्या। इन सभी को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी को लेकर आपको सही भी कर देना है तो एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, मैंने अभी अभी बताया, यह, वह, ये, वो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम कौन है? ए। यह क्या है? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? इसको मैं कल थोड़ा सा विस्तृत भी करूंगा। कमेंट बॉक्स में छाप देना कौन सा आंसर होगा। आप सभी को तोड़ तोड़ के मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सबसे अच्छा सटीक आंसर देता है कि कौन सा शब्द क्या है। तो ठीक है डियर, आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आप पढ़ाते रहें अपने कदम को एक तरफ सफलता की ओर। तो ठीक है डियर, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम डियर।